नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 6 उपचुनाव जो हो रहे हैं, कांग्रेस कहीं न कहीं धीमी गति से अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है और उसमें पूरी तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पसंद, निजी पसंद कह लीजिए, चाहे वो काडर की पसंद उनकी कह लीजिए, वही प्रत्याशी वो उतार रहे हैं। वो अभी कल दिल्ली गए, 3 प्रत्याशी पहले जब वो दिल्ली गए तो 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। अब वो दिल्ली गए तो 3 जो शेष बचे थे उसमें से 2 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। लेकिन सुक्खू के एनएसयूआई के समय के और युवा कांग्रेस के समय के साथी रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे पिछड़ गए हैं। हालांकि मार्च माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि रामलाल मार्कंडे हमारे संपर्क में हैं और वो भी आ सकते हैं। वहीं पे उन्होंने पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल ने भी कहा था कि रामलाल मार्कंडे को भी हम उतार सकते हैं। तब से वो भाजपा से नाता तोड़ के, क्योंकि वो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, वो और लंबे समय से भाजपा के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार रवि ठाकुर को इलेक्शन का टिकट दिए जाने के कारण वो परेशान थे और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। लेकिन अब अनुराधा राणा को वहां से टिकट दिया गया है। वहीं पे बड़सर से सुभाष डटवालिया को टिकट दिया गया है। लेकिन धर्मशाला का टिकट फिर से उस पे कोई पेच फंस गया है। हालांकि देवेंद्र जग्गी के रास्ते बिल्कुल साफ हो रहे थे, मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि मैं उनको टिकट दूं, लेकिन आनंद शर्मा जी के आने के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने इस टिकट पर पुनर्विचार करने को कहा है। जाहिर है मुख्यमंत्री दिल्ली में है, वो पूरा हाईकमान से चर्चा करके इस टिकट को भी जल्दी फाइनल कर देंगे। लेकिन आखिरकार क्यों डॉक्टर रामलाल का मार्कंडे इस रेस में पिछड़ गए और क्या कारण रहे, और केश चौधरी जो धर्मशाला से भाजपा में पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनकी एंट्री कहाँ पे रुकी है। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमर प्यार सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इस चर्चा में क्या राजनीतिक इन दिनों गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे उदयवीर पठानिया जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। पठानिया जी, ये क्या हुआ कि रोज मतलब समाचार आ रहे थे कि मारकंडा रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अचानक अनुराधा ठाकुर, हालांकि पैनल में अनुराधा ठाकुर का भी नाम था, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह का भी नाम था, लेकिन अचानक पिछड़ गए डॉक्टर रामलाल मारकंडा। और पुरानी दोस्ती कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यों नहीं निभाई उनके साथ। जी। सवाल आपका बहुत जायज है, लेकिन अगर ये मौजूदा जो प्रकरण है टिकट वितरण वाला, अगर इसमें देखें तो सच में ये हैरानगी की बात है कि कांग्रेस जहां तक विशुद्ध रूप से जो भाजपा ही रहे हैं, चाहे सुजानपुर में या कहीं और, उन लोगों के साथ तो तालमेल बिठा रही है। लेकिन डॉक्टर जी। मार्कंडे की बात करें तो वो पुराने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथी भी रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, उसके बाद सियासत में भी साथ आए। लेकिन एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पंडित सुखराम जी, उन्होंने उस जी। वक्त हिविंका की टिकट दी थी डॉक्टर मार्कंडे को, जब वो कांग्रेस की विद इन कांग्रेस ही थे। और जब दोबारा उपचुनाव तो नहीं, जब एक रूटीन में बर्फबारी हटने के बाद चुनाव हुआ तो डॉक्टर मार्कंडे वहां से जीते भी और सदन में भी पहुंचे, तब भी मंत्री रहे हविंका के खाते से। और उसके बाद भाजपा ज्वाइन करी तो भाजपा के खाते से भी मंत्री रहे। हैरानगी इसी बात की हो रही है कि जो मंत्री पद के दावेदार थे कांग्रेस के भीतर, वो बागी हो गए। और जो अपने, एक देखा जाए पुरानी पृष्ठभूमि को देखा जाए डॉक्टर मार्कंडे की, तो वो कांग्रेस की रही है। तो वहां पर ऐसा क्या तकनीकी या एक तरह से मानसिक, राजनीतिक मानसिक तौर पे ऐसी कोई कमी नजर आई जिससे ये लगे कि मार्कंडे इसके लिए काबिल नहीं है। ये सही मायनों में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि आपने सही कहा, पहले खुद मुख्यमंत्री भी, कांग्रेस के बकाया नेता भी कह रहे थे कि हमारे साथ संपर्क में है। अब बात वही आ गई। बीजेपी ने देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया, 6 लोग वहां से आए, उन 6 के 6 को टिकट दे दी, अपना कैडर भी नाराज कर लिया। यानी जो एक भरोसे की सियासत होती है, जनता में नेताओं का भरोसा हो ना हो, लेकिन नेता आपस में भरोसा
कायम रखते हैं, और बीजेपी ने इस बात को साबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी पिछड़ी हुई साबित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने ही पुराने आदमी के ऊपर भरोसा नहीं किया। और जब बात आ रही है कि अनुराधा राणा को दे दी गई, तो इसमें भी कुछ ऐसी अंदरूनी खबरें हैं जो ये बता रही हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो एक पसंद का मसला है वो अनुराधा ना हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेशर तो ऐसा बना होगा, जो मेरी एक सियासत के तौर पे एक इंट्यूशन मान सकते हैं आप, कि घुमाया तो बहुत गया, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शायद कहीं ना कहीं इस माहौल में थोड़े से पिछड़ गए, जिसकी आपने बात करी कि निजी हित या फिर दोस्ती या कुछ और, तो ये चीज तो कम से कम लाहौल में साबित नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब जी, लेकिन राकेश चौधरी कहा जा रहा है कि सर्वे में भी उनका नाम आगे आ रहा है। चौधरी चंद्र कुमार जो प्रभारी हैं वहाँ के, वो भी रिपोर्ट दे चुके हैं। तो आखिरकार राकेश चौधरी अब तक क्यों पिछड़े हैं? हालांकि वो फील्ड में है, उन्होंने तय किया कि निर्दलीय भी वो लड़ेंगे। और बिल्कुल। अब बार-बार आ रहा है कि देवेंद्र जग्गी को, एक्स मेयर को, जो सुक्खू की पसंद है मुख्यमंत्री की, उसको उनको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन सर्वे के वजन में वो कहीं न कहीं हल्के पड़ रहे हैं। क्या जी ऐसा भी है कुछ? जी। देखिए डॉक्टर साहब, कांग्रेस के सर्वे जो होते हैं उन पे तो भरोसा करना मुश्किल सी बात होती है, क्योंकि भरोसा शायद सर्वे हुए हों। एक-एक सीट कीमती है, 6 सीटों पे उपचुनाव है। ठीक है, आपको बहुमत साबित करने के लिए एक ही सीट चाहिए। लेकिन जो खेल हो रहा है, पहले भी खेला गया, अब भी खेले जाने की गुंजाइश है, संभावना है, तो उसके लिए आपको तो ज़्यादा एमएलओ की ज़रूरत है और जिताऊ कैंडिडेट चेहरे। ठीक है, सर्वे आप किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक यही लग रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे, ठीक है, आपके पास सुजानपुर में चॉइस नहीं थी, तो आपको भाजपा का कैंडिडेट देना पड़ा। लेकिन आपके पास लाहौल स्पीति में भी चॉइस भी भाजपा की तरफ थी, धर्मशाला में भी आपकी चॉइस भाजपा की तरफ है, लेकिन लाहौल स्पीति में तो आपने और जगह टिकट दे दिया। अब धर्मशाला एक बचा है, उस पे सबकी नजरें हैं। जी संदीप जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये जी। कहना चाहता हूँ कि आप जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हिमाचल की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। और जहां तक टिकटों का बात है तो मैं ये कहता हूं कि ये एक कांग्रेस की एक राजनीति की जो अगली अगली जो पंक्ति है, कूटनीति है ना, ये उसका हिस्सा भी हो सकता है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो फूक फूक के कदम ले रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए एक एक सीट आवश्यक है। मैं कहता हूँ कांग्रेस के लिए एक एक सीट की जगह एक एक वोट आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज के मद्देनजर कांग्रेस है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, वो बड़ा सोच समझ के फैसला, वो हम कहीं पे भी ऐसा नहीं खेलना चाहते कि जहां पे हमसे कोई चूक हो जाए। तो जो भी रणनीति कांग्रेस बना रही है और माननीय मुख्यमंत्री जो भी रणनीति बना रहे हैं, वो एक तो कांग्रेस का आगामी भविष्य को तय करेगा, और दूसरा जो है, अभी चुनाव जो है हमारे 1 जून को है, अभी कांग्रेस के पास समय भी है। और उसको देखते हुए भी ये सारी के सारी चीजें बड़े सहज भाव से, कहते हैं स्लो स्टडी विथ द रेस, बड़े सहज भाव से वो चीजों को आगे लेके जाना कांग्रेस पार्टी चाहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। और ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा सर्वोपरि रही है कि संगठन में जो एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से या महिला कांग्रेस से या हमारा जो भी जो मुख्य कांग्रेस है उसका कोई भी आदमी जो कांग्रेस का हमारा आदमी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि उसको तरजीह देनी है। उनकी हमेशा ही लड़ाई ये रही कि जो आदमी हमारे कांग्रेस पार्टी से निकल के आता है तो उसको आगे लाया जाए। हाँ, ये एक राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये एक राजनीतिक मजबूरियां समटाइम ये हो जाती है कि हमारे को जो है कहीं इधर उधर थोड़ा सा कूटनीतिक तौर पे हमारे को कोई अन्य समाधान निकालना पड़ जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा यही रहा है कि हम जो तवज्जो दे वो कांग्रेस की विचारधारा के आदमी को दे, और कांग्रेस का जो कार्यरत आदमी है, कांग्रेस के साथ जो रहा है, जो कांग्रेस के साथ जिसने खून पसीना बहाया है, जिसने कांग्रेस के साथ सूखी रूखी रोटियां खाई हैं, उसको आगे लाए। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उनका हमेशा एक विजन रहा है। हमने कुछ
कैंडिडेट दे दिया है, गगरेट में कैंडिडेट दे दिया है, सुजानपुर में हमने कैंडिडेट दे दिया है, अब लाहौल की बात थी वहां कैंडिडेट हो चुका है, धर्मशाला में थोड़ा संशय है। तो मेरे ख्याल में वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो चाहता है कि वहां पे जितना बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी के साथ धर्मशाला के अंदर किया है, क्योंकि ये एक ऐसा था कि सुधीर शर्मा जी बड़े सुलझे हुए और जिसको कहता हूं कि पारंपरिक या विरासत के हमारे एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन चंद पैसों के लिए वो बिके या चंद स्वार्थों के लिए वो बिके, तो उनको सब सिखाना जो है वो कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी है और कांग्रेस पार्टी समझती है कि उसको एक बड़े रणनीति के तौर पे उसको लिया जाए। और आज की डेट में अगर हम धर्मशाला का देखते हैं और जो पिछले समय से धर्मशाला का हमारे को जो रिपोर्ट मिल रही है, तो उसके अंदर आज भी जो वहां पे माहौल बन रहा है वो जो है वो कांग्रेस के हक में है और सुधीर शर्मा जी के खिलाफ है। वैसे भी सुधीर शर्मा जी बात ध्यान रखें कि सुधीर शर्मा जी का जो था कांग्रेस की जो धर्मशाला की सीट थी उसको जब उनका बैजनाथ का एरिया जो रिजर्व हो गया था, आरक्षित हो गया था, तब उनको धर्मशाला में दिया था। ये ठीक था कि कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस का जनाधार देवेंद्र जग्गी जी ने भी उनके लिए काम किया, तो हमारे जो पीछे थे जो बाई इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट थे है ना, वो उन्होंने भी उनके लिए काम किया, ऐसा नहीं था। तो हमेशा इन्होंने अपने स्वार्थ को देखते हुए, अभी भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए तो इन्होंने अपना निजी स्वार्थ देखा है और कांग्रेस के जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बिल्कुल टारगेट के अंदर की जो सीट है वो है। इसके लिए हम कहीं पे भी कोई चूक नहीं कर रहे, हम यही समझ रहे हैं कि जो भी हम कैंडिडेट थे वो एक सुलझा हुआ चेहरा हो, साफ सुथरा हो और उसका जो जनसंपर्क जो है वो सबसे ज्यादा रहे, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का कैडर का आदमी निकल के आया हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और इसी को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो बाकी पीछे जैसे अभी जो मार्कंडेय जी की बात अभी आपने करी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्कंडेय जी की जो, ठीक है मैं मानता हूँ एनएसयूआई की पृष्ठभूमि रही है, अपने एनएसयूआई के जो छात्र संगठन है कांग्रेस का उसके अंदर रहे, उसके बाद ये एचबीसी से आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए। तो मैं नहीं समझता कि अब ठीक है वो कांग्रेस के अंदर आना चाहते थे, संपर्क में थे, कांग्रेस में आए भी, कांग्रेस के प्रभारी से भी वो मिले, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी टिकट किसको मिलना है, किसको तय करना है, वो तो आने वाले कांग्रेस ने अपना भविष्य देखना है, कांग्रेस ने अपनी सियासत देखनी है, कांग्रेस ने अपनी रणनीति देखनी है कि उसके हिसाब से किसको टिकट दिया जाए। उसके लिए कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उसके लिए कार्यरत कर रहे हैं और उनको लगता है कि अनुराधा ठाकुर जी जो है और वो अच्छे से, और मेरे ख्याल में अनुराधा ठाकुर जी की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, वहां से जिला परिषद की अध्यक्षा भी है और वो लोगों के संपर्क में भी है, तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, तो एक अच्छी चॉइस जो है वो कांग्रेस नेतृत्व ने दी है। चलिए संदीप जी एक बात थी, जब सियासी आपदा आई थी कुछ माह पहले, बहुत बड़ी सियासी आपदा आई थी और तय किया गया था कि मुख्यमंत्री अकेले निर्णय नहीं लेंगे किसी भी तरह के, हाईकमान ने तय किया था, ठीक है, लेकिन जो उपचुनाव के टिकट हैं उसमें मुख्यमंत्री अकेले ही दिल्ली जा रहे हैं और बाकी जो सदस्य हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी को तो पूछा नहीं जा रहा, उसको तो एक तरफ रख दीजिए, लेकिन पीसीसी चीफ जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में उनका बैठना जरूरी है, उप मुख्यमंत्री का बैठना जरूरी है, वो सदस्य हैं उनको पूछा नहीं जा रहा। कल तो सीईसी की मीटिंग भी नहीं हुई, कल तो अप्रूवल, खड़गे जी के अप्रूवल से एक सूची जारी हो गई कि विदाउट सीईसी की मीटिंग से। तो आपको लगता है कि क्या ये सियासी कुनबा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ज्यादा समय तक संभाल पाएंगे अगर अकेले चलते रहे वो? तो देखिए डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, इससे पहले जो कैंडिडेट की जो दिल्ली में चर्चा हुई है, तो जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे, है ना, ठाकुर पवन सिंह उसमें मौजूद थे, ठाकुर रामलाल उसमें मौजूद थे, आशा जी उसमें मौजूद थी, तो मैं नहीं समझता कि कहीं से कोई कॉन्सेंट नहीं दी जा रही। हाँ, पीसीसी चीफ के कॉन्सेंट जो है वो हमेशा ली जाती है और पीसीसी चीफ को आज की जरूरत थोड़ा कि मीटिंग के अंदर ही है। अब हम भी तो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, हम भी तो वर्चुअल मीटिंग से बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है उनकी कोई वर्चुअल मीटिंग हुई हो, कोई कॉन्सेंट वहां से ली गई हो, बिना पीसीसी की सहमति के नहीं हो सकता। माननीय प्रतिभा सिंह जी जो हमारी प्रदेश की अध्यक्षा हैं, उनके पुत्र जो है वो और भी वो मंडी से सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बड़ी है। तो बाकी रहती है बात, तो ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा नहीं, आप ये
तो ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी चला रहे हैं या कोई पार्टी संगठन में कोई इस तरह से की है, तो जो 86 भूसाल आया था जो पीछे में, उससे कांग्रेस उभरी है और जनता के बीच में भी एक मैसेज गया है कि कांग्रेस के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है। कांग्रेस की भावनाओं के साथ जो खेली है ना, वो भारतीय जनता पार्टी खेली है। ये लोगों के अंदर साफ मैसेज है और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं और जो विधानसभा के चुनाव हैं, उनके अंदर ये स्थिति साफ हो जाएगी। मैं आपको बड़सर की बात बताता हूँ। बड़सर के अंदर आज की डेट के अंदर कांग्रेस के जो पुराने जो विजय हुए उम्मीदवार हैं, इंद्रजीत लखनपाल, उनको अपनी जमीन जो है वो ढूंढनी मुश्किल हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां की सच्चाई बता रहा हूँ। वहां बीजेपी के अंदर भी यही हालत है और जो वो उनका जो अपना जो राजनीतिक रसूख उनका जो कांग्रेस में था, वो सारा के सारा धूमिल हो गया है। तो ऐसा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बड़े विजनरी आदमी है राजनीतिक तौर पे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो स्पष्टवादिता है और जो उनकी 86 जो चालें हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल कांग्रेस के प्रति और लोगों के प्रति जो है वो बड़े सजग हैं इन चीजों को लेके। तो मैं नहीं समझता कि किसी की कॉन्सेंट नहीं ली गई होगी। आजकल कॉन्सेंट टेलीफोनिक के लिए भी हो जाती है, वर्चुअल मीटिंग पे भी हो जाती है। तो मैंने ये एक भ्रांतियां तो भारतीय जनता पार्टी या कुछ मीडिया के बंधु इन चीजों को उठा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। चलिए उदय जी, ये जो सियासी चालें हैं, बताया जा रहा है कि सुक्खू जी की बड़ी स्पष्ट और बड़ी तेज हो गई हैं, सांख्यान जी कह रहे हैं। तो ये सियासी चालें क्या कांग्रेस के अंदर तो नहीं घूम रही कहीं? मैं वही लगा था आपसे बात करने। जी दरअसल ये आपने शुरुआती दौर में एक बात कही कि आनंद शर्मा ने धर्मशाला की जो टिकट थी उस पर सवाल उठाए, और अब वही बात आ गई कि कांग्रेस की धुरी घूम कहां पड़ रही है। आनंद शर्मा आज तक शायद जो हिमाचल की सियासत है उससे उसी दौर सक्रिय नजर आए हैं जब या तो टिकटों का वितरण होना है या फिर कोई संगठनात्मक गतिविधि होनी है, लेकिन वो भी एक बहुत पहले तक मौजूदा दौर में उनकी वो भूमिका भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब सवाल उठता है कि देवेंद्र जग्गी की टिकट पर सवाल क्यों उठा। तो जाहिर सी बात है कि धर्मशाला की अगर देखा जाए तो जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बात कह दी कि जग्गी जो है वो उम्मीदवार होंगे, बाद में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आना। दरअसल इसके पीछे की वजह ये भी मानी जा रही है कि रघुवीर सिंह बाली और साथ में आपके चौधरी चंद्र कुमार ये लॉबिंग कर रहे हैं राकेश चौधरी के लिए दूसरे खाते से, ओबीसी खाते से। और अगर लोकसभा को देखें, ओबीसी का एक जो दबदबा है यहाँ पे गद्दियों की तरह या फिर बाकी जो कास्ट फैक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर ओबीसी की फायदा अगर इनके मुताबिक जिस तरह से सियासतदानों की समझ चलती है उसके मुताबिक, तो यही लगता है कि इसमें जो प्लस है वो एक तरह से माना जा सकता है कि कांगड़ा में माइलेज लेगी जी, हमने चौधरी जो उम्मीदवार थे उनको हमने धर्मशाला से टिकट दे दी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि राजपूत जो है उनका भी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कम नहीं है। तो इस मौके पर आकर 2 टिकट्स क्लियर हो जाती हैं, तीसरी फंस जाती है, तो कहीं ना कहीं तो ये बात सामने आ गई कि आनंद शर्मा, अगर मान लीजिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर आनंद शर्मा की बदौलत ही टिकट की दौलत जो है वो जग्गी को मिलने से रुकी है, तो ये भी तय मानिए कि चुनौती जो है वो आनंद शर्मा ने प्रदेश में आते ही सामने रख दी है। अगर आनंद शर्मा ने सही मायनों में ऐसी कोई राय दी है तो वो राय सीधी सीधी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राय के खिलाफ मानी जा सकती है। जी जनाब जी, मैं प्यार सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्यार सिंह जी, टिकटों के लिए कांग्रेस धीरे धीरे इतनी स्लो हो गई है कि अब जो 2 टिकट दिए इनके पास 22 दिन का समय सिर्फ प्रचार के लिए बचेगा, ठीक है। और धर्मशाला का टिकट अगर और कुछ दिन लेट हो गया तो उसके पास तो शायद 2 हफ्ते ही बचे। वो आप इसी चक्कर में काफी आगे निकल चुके हैं। तो आपको लगता कि कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ अभी भी खटपट चल रही है? डॉक्टर साहब मुझे लगता है कुछ ना कुछ नहीं कि बहुत कुछ खटपट चल रही है। ठीक है, कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी है और उनका सम्मान भी करते हैं, मगर विपक्ष में मजबूत होना चाहिए। मगर ऐसा लग रहा है
कि जब से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं, उस दिन से लेकर आज तक के जो हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर के हैं वो किससे छुपे हुए नहीं है। उन्होंने जिस तरह से निरंकुशता से शासन चलाने की शुरुआत करी और जो परिणाम अभी पिछले महीने उसके आए, आज जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, वो उसी का कारण है। वो अपने विधायकों को खुश नहीं कर पाए, केवल अपनी मनमर्जी से काम करने की जो उनकी शैली है वो जग जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी समय है, ठीक है, ये कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी कह सकते हैं कि 14 तारीख को 2:50 तक कर सकते हैं घोषित, मगर जनता को जिस तरह की कांग्रेस से उम्मीदें थी वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वो बिल्कुल पूरी तरह से निराशा ही हाथ लग रही है, चाहे कांग्रेस के अपने साथी हों। आज आनंद शर्मा जी ने कैंडिडेट बनाए, वो 1 महीने पहले तक हिमाचल से राज्यसभा की टिकट के लिए तो वो उपयुक्त उम्मीदवार थे नहीं। मुझे लगता है G23 में होने के कारण उनको अब कहीं बीच में उनका दाव लग गया, तो आज वो कांगड़ा में पहुंच गए हैं। मगर प्रदेश में उनका क्या योगदान रहा है, कितने दौरे उन्होंने कांगड़ा से के पहले किए, ये जनता आने वाले समय में पूछने वाली है। कांग्रेस पार्टी में जो पिछले, आपने ठीक कहा, उदयवीर जी ने सही बात कही कि आपने तय किया, पार्टी आपकी है, आपने तय करना है, मगर आपने तय किया कि आप बिना उप मुख्यमंत्री के, बिना प्रदेश उनके जो आपके अध्यक्ष हैं उनके कोई निर्णय नहीं थे। उसके बाद आज जो परिस्थिति है वो सबके सामने है। मुकेश जी को कहीं पूछा नहीं जा रहा है मुझे लगता है, और पीसीसी अध्यक्षा तो पहले ही चुनाव के से पहले ही हार मान चुकी थी कि अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है हम। तो जनता के सामने जो आपने वादे किए आप उनको पूरा कर नहीं पाए। अब आपके अपने विधायकों को आप पूरी तरह से आपने नकारा, जिसका परिणाम ये चुनाव है। तो जनता, अब तो जनता के बीच का मामला है, मगर अभी भी अंतर्द्वंद में कांग्रेस जिस तरह से घिरी हुई है, उससे लगता है कि अपना वजूद स्वयं ही मिटाने पर पूरी तरह से आतुर है। मेरा इतना सा है। जी संदीप जी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सियासत है वो कांग्रेस के संगठन के अंदर नहीं होती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए होती है। इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं। और दूसरे मेरे मित्र, हमारे जो काउंटर पार्ट है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आनंद शर्मा जी ने हिमाचल में कितने दौरे किए, क्या किया और हिमाचल से उनकी क्या पृष्ठभूमि है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आनंद शर्मा जी जो है वो हिमाचल में ही पले बड़े हैं, और वहां पे फॉरेन मंत्रालय जब इनके पास था, राज्य मंत्री थे, तो इन्होंने बहुत सी चीजें, बहुत से कार्यालय किए हैं, काम खोले भी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मैं उनको कहता हूं कि आनंद शर्मा के समय के अंदर जो हैवी मिनिस्ट्री और आपका जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो ग्रोथ थी, वो आप उसके डाटा, उसके आंकड़े आप उठा के देख लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और मैं इनसे एक चीज और ये पूछना चाहता हूँ कि आप आनंद शर्मा जी के बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी बहन, हमारी बहन कंगना जी ने कितने दौरे मंडी के संसदीय क्षेत्र में करे हैं? तो शर्मा जी के, आनंद शर्मा जी तो एक आप छात्र से लेके आज तक हिमाचल प्रदेश में एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर रहे हैं, और एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए उनका जो क्लेम बनता था वो बिल्कुल जायज क्लेम था यहाँ पे, और यहाँ से भी कई बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और ये आपने जो इमेच्योर कैंडिडेट आपने जो मंडी से दिया है, राजनीतिक तौर पे मैं इमेच्योर कहूंगा उनको, कि जिनकी वाणी और भाषा के अंदर भी कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैसे आती है, वो अनुभवों से आती है कि किस तरह से आपकी स्क्रिप्ट जो लिखी लिखाई पढ़ी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये देखें कि किस तरह से आप आनंद शर्मा जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहता हूं, आज भी भाई साहब आपकी एक बात सुन लीजिए मेरी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव 4 जून के बाद जयराम ठाकुर जी जो है ना आपके लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे। ये देख लीजिए, जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ये बात करते हैं कि 4 जून के बाद सरकार भी रहेगी ना हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि जयराम ठाकुर जी अपनी कुर्सी बचा लें और बिंदल जी भी अपनी कुर्सी बना लें। यहाँ पे हो सकता है कोई आपका और प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, यहाँ पे ये भी कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बन जाए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, आप पूरा विधानसभा चुनावों को है ना, 25 से 28 कैंडिडेट जो थे आपके समानांतर, जो आपने ऑथराइज कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, उनके समानांतर जो कैंडिडेट खड़े हुए थे 25 से 28 लोग बगावती थे। और वो जो बगावती आज की डेट में है, अब इतने अगर 25 से 28 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो बगावती लोग थे, क्या वो चुप रहे?
क्या वो आप जवाब नहीं देंगे आपको? तो ये है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा ही बड़बोलापन जो है भारतीय जनता पार्टी चलिए 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 जो जी 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 प्यार जी। नहीं, मुझे लगता है ये जिस तरह से भाई सांख्यान जी कह रहे हैं वो इनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी 4 जून के बाद पता चल जाएगा। आप अपनी सरकार बचाने में पूरा जोर लगाइए, जनता तय कर देगी। अभी अभी ये समय है, ये ठीक है कि आप आने वाला समय बताएगा कि क्या होना है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से उनके अभी जो चालें, जिनको आप चालें कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बचकानी बात होगी कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने कैंडिडेट तो तय नहीं कर पा रहे हैं सत्ता में होते हुए, फिर आप कह रहे हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में आपके लोग स्वयं से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ने की मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस स्थिति में। कांग्रेस अपने ही लोगों से लड़ रही है, ये जग जाए, इसमें कुछ बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इस तरह से अपने ही लोगों को स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रही है, वो सबके सामने दिख रहा है। जी 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 उदयवीर जी, ये जो अनुराधा राणा का कैंडिडेचर दिया गया, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि एक बात को प्रमुखता से यही रखा गया कि महिला हमारे पास आज की मतलब तारीख में कोई भी विधायक नहीं है विधानसभा के अंदर। एक तो वो पूर्ति हो, दूसरा जो महिला निधि दी गई है 1500 रुपए, वो लाहौल स्पीति में लागू है फरवरी माह से, और उसका हमें लाभ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जोरदार पक्ष है। लेकिन नतीजे लाहौल के ये भी स्पष्ट करेंगे, अगर वो सफल होती हैं तो इनकी ये योजना भी सफल है, अगर वो कहीं असफल होती हैं तो इनकी ये योजना भी असफल है। कहीं ना कहीं उस पे भी ये चीज है जी। बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक तो यही खेला गया है कि सबसे पहले लाहौल स्पीति की महिलाओं को जो महिला निधि थी, सम्मान निधि, वो दी गई। और इसके साथ एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है ऐसे कि खेल तो दिया, अगर जीत गए तब तो इसका मैसेज जाएगा पूरे हिमाचल में कि जो आधी दुनिया, जिसे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आधी दुनिया सरकार के पक्ष में खड़ी है। लेकिन वो आपका दूसरा खतरा बिल्कुल जायज है कि अगर वहां पे खुदा ना खास्ता पिट गए तो मैसेज फिर ओवरऑल जाएगा कि लोगों को, खासकर आधी दुनिया को, कांग्रेस की सरकार पर भरोसा नहीं है। सदन में महिला पहुंचे ना पहुंचे ये कोई मायने नहीं रखता है। ये सच में एक बहुत बड़ी जो एसिड टेस्ट है, पॉलिटिकल एसिड टेस्ट है, इसमें खुद सरकार ने अपने आप को झोंक दिया है। तो जो इतनी सारी चीजें हैं उससे माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा, या तो कहे मास्टर स्ट्रोक, या फिर आने वाले दौर में ब्लंडर भी माना जाएगा कि इतना भरोसा सही नहीं होता। तो अब देखने वाली बात तो आगे जाके ही सामने आएगी। जिस तरह से अभी सारी चीजें चली हुई हैं, जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर हब की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके बाद साफ होंगी। और एक बात सही भी है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में होने के बावजूद जो खास पहलू हैं उन पर पिछड़ रही है। तो टिकटों का मसला ले लीजिए, दूसरा मसला ले लीजिए, अब नेताओं का टकराव भी कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो चुका है। इसके बीच में जो भाजपा है, जो खुद अपने 6 विधायकों को लेकर मुसीबत में फंसी है, क्योंकि भाजपा के आला नेता ही ये कहते थे कि हमें वोट लेकर इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए था, जो 6 विधायक है, लेकिन उसके बावजूद आगे गए। तो जिस तरह से एक एसिड टेस्ट अगर कांग्रेस में चला हुआ है, जो टॉप लेवल की लीडरशिप है, उसी तरह का एक एसिड टेस्ट अब जयराम ठाकुर के लिए भी वहां पर खड़ा हो चुका है। क्योंकि जयराम ठाकुर के हाथ में भले ही इन सारी चीजों की लगाम दी गई है, आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब की कुछ अरसे से डॉक्टर राजीव बिंदल भी उस तरह से आग नहीं बोल रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर माने जाते हैं तथ्यों के साथ। तो दोनों पार्टियों में कुछ ना कुछ, बिल्कुल डॉक्टर राजीव बिंदल तो नेशनल मुद्दे की ही बात कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस के जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र उस पर बात करते हैं, वो राज्य के स्थानीय इशू पे बात ही नहीं करते। वो ये देखा गया है काफी दिनों से। भाजपा और कांग्रेस
जनता के बीच में जाकर बाद में उलझेंगी, लेकिन जो उनकी टॉप लेवल पर जो उलझने पैदा हो गई हैं वो बहुत खतरनाक हैं डॉक्टर साहब। जी, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री खुद सारा भार अपने सिर पे लेके चले हुए हैं और वो उपचुनावों में तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। ठीक है, जी ठीक जी है। लोकसभा में कहीं ना कहीं माननी पड़ी, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की भी माननी पड़ी, केंद्र की भी माननी पड़ी, लेकिन उपचुनावों में वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो अगर ये ऊंच नीच कोई होती है तो क्या परिणाम होंगे इसके? क्योंकि जाहिर है धर्मशाला में भी क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी अगर उतरेंगे, तिकोना जी मुकाबला होगा, तो लाभ और हानि की गुंजाइश पता नहीं किस तरफ जाएगी। वो सबसे बड़ा देखिए हुआ है। डॉक्टर साहब, लाहौल में भी ये स्थिति हो सकती है। वही वही लगा था मैं आपको बोलने कि तिकोना जी, जो है वो लाहौल में भी होगा। लाहौल में अगर ऐसा हुआ तो जो अगर मान लीजिए डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी और कांग्रेस में, तब तो ये 10-11 हजार इस तरह की आपस में इनकी फैसला होगा। अगर डॉक्टर मार्कंडे उतर गए तो तय मानिएगा, और अगर उन्होंने अपना पुराना सुख जो था उसको भुना लिया, लोग साथ में चला लिए, तो 6, 6.5, 7, 8 हजार के पीछे पीछे फैसला हो जाएगा। और वहां बिल्कुल। पे भी अग्नि परीक्षा है। अगर यहाँ पे धर्मशाला में कहें कि अगर चौधरी साहब अपने राकेश चौधरी अगर वो भी उस जिद पे आ जाते हैं, वहां पे भी एक तरह से नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि वो तो बोलते हैं मैं तो मूल रूप से कांग्रेस से हूँ, बाद में बीजेपी में गया, बाद में आम आदमी पार्टी में गया। जी, जी। तो जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, अब ये नहीं पता कि जो बकाया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं वो खुद इंटरफेयर नहीं कर रहे, खुद चुप बैठे हुए हैं, या 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 उन्हें या कुछ उनको पूछा, या उनको पूछा नहीं जा रहा है, ऐसी भी स्थिति हो या सकती पूछा है नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल, या पूछा नहीं जा रहा, दोनों में से। क्योंकि पब्लिक में जो एक मास बेस्ड मैसेज आता है वो बहुत सारे पहलुओं के साथ रैप होके जाता है कि भाई खोल के देख लो कि अब क्या है, चला क्या है। तो यहाँ पे चाल नहीं दिख रही है, ढाल दिख रही है, हर किसी के पास ढाल है। कि अगर जिस तरह से आप कायदे से देखा जाए तो प्रतिभा सिंह बोलेंगे कि मैं अपने बेटे के चुनाव में बिजी हूँ, और मुकेश अग्निहोत्री पहले बता चुके हैं कि मैं किन परिस्थितियों में हूँ। तो फिर ले देकर परिस्थितियां रह जाती हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों में। तो अब जी, अच्छा होगा या बुरा होगा वो तो जिनके हाथों में चीजें हैं उनके हाथ में ही रहेगा। जी डॉक्टर साहब। जी, जी। संदीप जी बोलना चाह रहे थे। संदीप जी जरा जल्दी कर दीजिएगा। सर, मैं ये बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने प्रदेश के अंदर सरकार भी बनाई है। तो उनका जो जो लीड करने का उनका रोल रहेगा वो नेचुरली सबसे अहम रहेगा, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी के आती है कांग्रेस को बचाने की, सरकार को बनाने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उसके तरह से ही लोगों के बीच में जा रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, या माननीय प्रतिभा सिंह जी हैं या मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है पार्टी संगठन की तरफ से मिल चुकी हैं और वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आज की डेट में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर लीडर का जो एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, सारे इकट्ठे होके जो है वो कांग्रेस की सरकार को और जो लोकसभा के अंदर जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको जिताने की तरफ हमारा ध्येय है। कांग्रेस के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है, ये सिर्फ एक वैक्यूम है जो क्या कहता हूँ कि एक भ्रांतियां हैं जो कांग्रेस के खिलाफ फैलाई जा रही है। तो ऐसा कुछ जी, नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कोई माननीय मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक, रात तक, देर रात तक काम कर रहे हैं। जी, जी। करना पड़ता है, मुखिया को करना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन सियासी आपदा के बाद समीकरण कुछ और थे। चलिए उदय जी जवाब देंगे। उदय जी। मैं कुछ नहीं सर, लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि प्रतिभा सिंह अपने बेटे के चक्कर में मंडी में उलझी हैं, और शिमला में सरकार उलझी है, क्योंकि शिमला में अगर कहीं सत्ता में हिस्सेदारी है तो ज्यादा रही है। मुख्यमंत्री हमीरपुर में उलझे हैं। अब लास्ट में ये जो बड़ा सवाल है वो ये छूट जा रहा है कि कांगड़ा में आनंद शर्मा के लिए कौन लगा है। यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं डॉक्टर साहब। जी, जी। चलिए अब चर्चा को विराम देते हैं। नंद जी पे हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे थे कि जितने भी उपचुनावों के टिकट हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने कंधे पर खुद भार ले रहे हैं सारा, कि इस बार को मैं ही दूंगा। कहीं ना कहीं ना तो उन्होंने सियासी दोस्ती किसी से निभाई है। मार्कंडे उनके सियासी दोस्त भी थे, उनके पुराने दोस्त भी थे, लेकिन वो पिछड़ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं उन्हीं चेहरों को लाऊं जो मेरे साथ रहें और मेरी पसंद के हों।
टिकट कमेटी के सदस्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बिल्कुल भी शायद पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि पहले भी 3 टिकट के लिए मुख्यमंत्री अकेले दिल्ली उड़े, लेके आ गए, अब भी उड़े, अब 2 टिकट कर दिए। धर्मशाला पे कहीं न कहीं पेच फँसाया है, बताया जा रहा है कि अनंत शर्मा जी को स्थानीय नेताओं ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री और हाईकमान के साथ डिस्कस की हैं। उस पेच में ये टिकट फँसा हुआ है। अब ये इस बार को मुख्यमंत्री कितना ढोते हैं, कैसे ढोते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत है, भाजपा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी ज़मीनी काम कर रही है भाजपा। आने वाले दिनों में हवाओं के माध्यम से जो उनके नेता उतरेंगे, बड़े नेता, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, बड़े-बड़े नेता, तब दिखेगा कि इस चुनाव का रुख किस तरफ पलटता है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।